नमस्कार बच्चों। ये कल तक की वीडियो में हमने जो है नैतिक शिक्षा का अपना चौथा पार्ट पूरा कर लिया था। अब इसके बाद हमारा ये शारीरिक शिक्षा का जो दूसरा पार्ट है उसका तीसरा भाग यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पहले हमने इसमें मांसपेशियों वाला पढ़ा था, फिर संतुलित आहार पढ़ा था। अब इसमें पाचन तंत्र है तीसरा भाग इसका शारीरिक शिक्षा का। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं पाचन तंत्र का अर्थ। पाचन तंत्र का अर्थ क्या होता है करके। तो कोशिका के जीवन को विकास, वृद्धि व संरचनात्मक कार्यों हेतु हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी कि जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई हैं, कोशिकाएं हैं, उनकी वृद्धि और विकास के लिए जो है, या उनके जो संरचनात्मक कार्य होते हैं, उनके लिए जो है पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कई प्रकार के परिवर्तन आने के उपरांत उसे कोशिकाओं द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो जो भी हम भोजन लेंगे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, प्रोटीन को विटामिन के रूप में हो, तो उसमें कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। उसके पश्चात ही कोशिकाएं उनको ग्रहण करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भोजन में रासायनिक व भौतिक परिवर्तन होने के उपरांत वह साधारण पदार्थों में बदल जाता है। यानी कि जो भी हम भोजन लेते हैं वो जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ कहलाता है, जो कई प्रकार के रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होने के बाद वो जो है सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलता है, जिसके कारण कोशिकाएं उनको ग्रहण करती हैं उस रूप में। ये साधारण पदार्थ ही हमारी कोशिकाओं का भोजन होता है। जो सिंपल जो भोजन होगा, जैसे ग्लूकोज के रूप में ही जो है वो कोशिकाएं एक्सेप्ट करती हैं खाने को, जिनको वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। ये पदार्थ पचकर रक्त में प्रवेश करते हैं। उसके पश्चात जो होते हैं, ये जो पदार्थ होंगे ये हमारे ब्लड में जाएंगे और शरीर को पुष्ट करते हैं, क्योंकि ब्लड ही जो है हमेशा सर्कुलेट होता है हमारे शरीर में, और ब्लड के थ्रू ही जो भोजन के अंश होंगे वो हमारे प्रत्येक कोशिका तक पहुँचेंगे। जो पदार्थ पचता नहीं है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में जिन अंगों की सहायता मिलती है उन अंगों के समूह को पाचन संस्थान या पाचन तंत्र कहते हैं। तो जो भी अंग जो हैं पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, उन अंगों के समूह को पाचन तंत्र या पाचन संस्थान, इन सबको मिला करके कहा जाता है। हम जानते हैं इसके बारे में। जो हमारी आहार नाल होती है, जो हमारे मुख से लेकर हमारे आंतों तक का होती है, हमारे द्वारा ग्रहण किए गए प्रत्येक आहार का शरीर द्वारा उपयोग उसके पाचन के उपरांत ही होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पाचन के लिए मुख से लेकर मलद्वार तक हमारे शरीर में एक लंबी नली जैसी संरचना होती है, जिसे आहार नाल कहते हैं। यानी मुख से लेकर मलद्वार तक का, जिसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। तो पूरी जो है लंबाई जो होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरी 9 मीटर होगी। ठीक है। आहार नाल में विभिन्न भाग होते हैं जो मिलकर के क्या पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसमें मुख्यतः 5 भाग हैं आहार नाल के, जैसे मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय और आंत। तो सबसे पहले हम मुख और मुख गुहा को जानते हैं, ये क्या है करके। हमारा मुख जो है मुख गुहा में खुलता है, यानी कि जो मुख गुहा कैविटी होती है हमारी, उसके अंदर खुलेगा। दोनों गालों से घिरी हुई तथा दोनों जबड़ों से घिरी हुई मुख गुहा होती है, यानी 2 गाल हो गए, और उसके पश्चात जो जबड़े होते हैं हमारे ऊपर नीचे, उनसे घिरी हुई जो संरचना होती है वो मुख गुहा हुई। इसमें ऊपर की ओर तालु होता है। तालु के अंत में एक लटकन के रूप में जो होती है काग होती है। ठीक है, जिसके इधर उधर गांठों के रूप में टॉन्सिल्स होते हैं। जो आप गले में ऐसे अगर अनुभव करें दबा करके, तो टॉन्सिल्स जैसे दिखते हैं, जो होंठों के पीछे था अन्य स्थानों में मुख गुहा में खुलते हैं। और जो दोनों जबड़े होते हैं उनमें हमारे को मिला करके 32 दांत होते हैं। लार में एक एंजाइम होता है जिसे पाचक विकर भी बोलते हैं, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार से भोजन लुगदी के रूप में बदल जाता है। तो लार में उपस्थित जो टाइलिन एंजाइम होता है, जो जल होता है, श्लेष्म होता है, ये जो है भोजन को लुगदी के रूप में बदल करके, जिससे निगलने में आसानी होती है, इसको बदलता है। अब सेकंड पार्ट आया यहाँ से ग्रसनी, फेरिंग्स। मुख गुहा का पिछला भाग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबे भाग ग्रसनी में खुलता है। तो 12 से 15 सेंटीमीटर के बाद जो भाग होगा आहार नाल का, वो ग्रसनी में खुलेगा। इसके 3 भाग होंगे। नासा ग्रसनी श्वसन मार्ग के पीछे स्थित होती है, यानी कि जहाँ ग्रास नाल और श्वास नाल दोनों अलग होती हैं। स्वरयंत्र ग्रसनी, जहाँ वायु मार्ग तथा आहार मार्ग एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारा जो स्वरयंत्र होगा, जिसको लैरिंग्स कहते हैं हम, वहाँ पर जो है 2 आहार नाल के यहाँ से पार्ट्स हो जाते हैं, मतलब आहार नाल के वहाँ से आहार नाल अलग हो जाती है और वायु मार्ग अलग हो जाता है। तीसरा पार्ट हो मुख ग्रसनी के ठीक सामने वाला भाग,
ग्रसनी का पिछला भाग ग्रास नली में खुलता है। तो मुख ग्रसनी जहाँ पे आएगी उसके जो सबसे फ्रंट वाला भाग होगा वो जो है ग्रास नली में जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, यानी जहाँ को भोजन जाता है। ठीक है। अब तीसरा पार्ट आया हमारा ग्रास नली। ठीक। अच्छी प्रकार चबाया हुआ भोजन जीभ के द्वारा ग्रास नली में पहुँच जाता है, पहुँचाया जाता है। भोजन नली के पास ही श्वास नली होती है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया जहाँ पर वो काटते हैं ग्रास नली और श्वास नली, सुरेंद्र सुरेंद्र के पास जहाँ पर वायु मार्ग और आहार मार्ग जिसको काटते हैं। तो भोजन श्वास नली में जाए इसे रोकने के लिए एक उपजीवा नामक अवयव होता है। यदि भोजन श्वास नली में चले जाता है तो खांसी उठती है। अचानक से अगर कभी कभार चले जाता है तो खांसी उठती है, और खांसी के साथ ही जो भोज्य पदार्थ होता है वो बाहर निकल आता है नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा। तो ग्रास नली के द्वारा ही भोजन आगे धकेला जाता है। तो ग्रास नली में पहुंचने के पश्चात जो भोजन होता है वो नीचे की तरफ जाएगा तथा मांसपेशियों की सहायता से भोजन आगे धकेला जाता है। ग्रास नली को ग्रसिका भी कहते हैं, जिसे ग्रसिका भी कहा जाएगा। ग्रास नली सक्रिय तथा लगभग 25 सेंटीमीटर खुलती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। ग्रास नली की दीवार मोटी व मांसल होती है। तो ग्रास नली की जो दीवारें होंगी काफ़ी मोटी होंगी और मांसल टाइप की होंगी, जिससे कि ऊपर की तरफ को न जाए भोजन, नीचे की तरफ जाए करके। ठीक है। तो अब इसमें जो आगे के भाग हैं अभी काफ़ी लंबा पार्ट है, तो आमाशय, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत जो भी है इसका अब कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है।